अस्सलाम मैम। ओके बेटा, सो वी वर डूइंग वालेकुम अस्सलाम मैम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे थे। आपने मुझे शो नहीं किया, अपना कोई भी होमवर्क नहीं शो किया फाइन आपने। मैम, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तक शेयर नहीं किया मेरे साथ आपसे अहमद। जी बेटा। अहमद, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम। यस मैम, आवाज़ आ रही है। बेटा, आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, सो वी वर डूइंग, बेसिकली मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, होपफुली कि आपको मेरी आवाज शायद आ रही हो। एनीवेज, सो बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हमने कल पढ़े थे एल्केन्स के। एक तो था कंबस्शन रिएक्शन एंड द अदर वन वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, कंबस्शन रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो ये आपको दोनों रिएक्शन की टाइप पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो बेटा, ये आपके पास है एल्केन्स का, और यहाँ पर ये देखो। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ लिखा हुआ है कि दीज आर क्या, दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बेसिकली अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। एंड वी इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, है ना। एंड दिस इज नोन एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन विद द यूवी लाइट। हम अब सवाल ये आ सकता है ना, तो यूवी लाइट क्यों करते हैं, क्यों चाहिए यूवी लाइट? ठीक है। तो यूवी लाइट इसलिए चाहिए आपको बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन टू अकर। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाई यू नीड यूवी लाइट, उसका उसका क्या आंसर है? उसका आंसर है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। सो बेसिकली द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस इज मीथेन। ये मैंने आपको कल करवा दिया था। ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि इथेन का भी हमने कर लिया था, राइट। शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था वो। एनीवेज, अच्छा जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, टेस्ट योर सेल्फ, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द कंबस्शन ऑफ प्रोपेन। तो पहली बात, प्रोपेन है क्या? प्रोपेन इज बेसिकली C3H8, राइट। तो C3H8 का आपने कंबस्शन रिएक्शन लिखना है। एक बात आप इसको क्लियरली बिल्कुल आराम से इसको याद रखो कि जब भी आप करोगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है। और आपने इसका 1 मोल लेना होता है हमने कंबस्शन रिएक्शंस में। और डेफिनेटली 3CO2 बनेगी। हाइड्रोजन कितने, 8, तो 4 हो गया। ठीक है। 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो टोटल मिला के 10 ऑक्सीजन हो गए। तो वी आर गोइंग टू राइट 5O2, है ना। तो 5 × 2 आपके पास 10 हो जाएगा, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा। एनीवेज, इन वॉट, अच्छा ये हो गया। ड्रॉ द, अच्छा ये भी सब चीजें कोई इतनी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, आपको पता ही है मोस्टली चीजें हमारे पास जो है। ओके। ओके। अच्छा जी, यहाँ पर जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब जो हमारे जो आईजी की बुक है ना, इसमें आईजी की बुक में इफ यू सी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमने कर ली है, उसमें एल्केन हो गया है। एक चीज मैंने आपको दिखानी है इसमें जो बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं हमारे पास। देखो पहली बात क्या है आपके पास, पहली बात क्या है? हाँ, क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन। अभी क्रैकिंग का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है। तो बेसिकली जो क्रैकिंग की बात होती है ना, क्रैकिंग होती है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर वन। ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रैकिंग।
अच्छा, क्रैकिंग होती है हाई टेम्परेचर पे भी होती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर भी होती है, दोनों तरह की होती है। देखो, ठीक है। क्रैकिंग इन द रिफाइनरी, वाई क्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट? क्रैकिंग हेल्प्स यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग हमारे पास आती जाती है, यहाँ पे देखो ये आ गई, और उसके बाद इस पे आ जाते हैं, और आगे आगे तो मैं बता दूंगी आपको, अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, and here we have the families, the four families which are included in your syllabus. The first one is alkane, then alkene, alcohol, carboxylic acid and ester as well. तो ये सारा उसने बताया हुआ है कि इसका किसी भी एक मेंबर की एग्जांपल लेके शुरू किया हुआ है हमने। when the carbon atoms are there are two carbon atoms, तो एल्केन इज इथेन, ठीक है। और जो एल्कीन है वो इथीन है, एथेनॉल है, एथेनोइक एसिड है। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज है फंक्शनल ग्रुप? इज द पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट लार्जली डिक्टेट्स हाउ द मॉलिक्यूल विल रिएक्ट। ठीक है, यानी किसी भी, आप जैसे अब ये हमारे पास ऊपर लगे थे ना, ये देखो, तो अब आप ये देखो कि एल्कीन से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है एल्कीन से। तो इथीन क्या है? डबल बॉन्ड है ना इसमें, CH2CH2, ठीक है बेटा। तो ये जो एल्कीन बना हुआ है इथीन, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? ये डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, राइट? दिस डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जब अल्कोहल की फैमिली आती है, अल्कोहल की जब एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स है, तो यहाँ पर ओ एच ग्रुप लगा होता है। सारी अल्कोहल्स में ओ एच ग्रुप मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो ओ एच ग्रुप लगा हुआ है इसको हम कहते हैं दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, तो इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच, टोटल 4 एटम्स मिल के जो ये बना रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द कलेक्टिवली, इस पूरे को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम एल्केन में क्यों नहीं है फंक्शनल ग्रुप? वो इसकी वजह ये है कि एल्केन्स के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है जो इसमें 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 ना हो। एल्केन में क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो सारों में ही होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड तो सारों में ही होता है। सो इट्स नॉट अ डिस्टिंक्ट फीचर, इसको हम नहीं कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन द इन एल्केन्स, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ये नहीं देखो। इट इज द पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट लार्जली डिक्टेट्स हाउ द मॉलिक्यूल विल रिएक्ट। बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी किसी पूरे मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये मैंने आपको करवा दिया, तो होमोलोगस सीरीज एल्केन्स की, देखो एल्केन आ गया। अब ये मैं जो बताने जा रही हूँ तुम्हें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास बेटा ये है कि कंपाउंड्स, ये हमारे पास सारे एल्केन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नजर आ रहा है कि यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये रहा, इनका जनरल फॉर्मूला ये रहा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखो। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और बेसिकली इसमें लिखा हुआ क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द चेन लेंथ। सो व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस इन द मॉलिक्यूल, चेन लंबी होती जा रही है, बहुत सारे कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सो व्हेन इट हैपेंस, so then the intermolecular force of attraction becomes strong. एक चीज बड़ी आपने आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट and boiling point are a measure of the strength of intermolecular attractive forces. अब आप कहेंगे मैम ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? डू यू हैव एनी आइडिया इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? अच्छा चलिए मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। देखो,
यहां पर what are intermolecular attractive forces? बेसिकली होता क्या है, इंटर का मतलब है बिटवीन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मीथेन गैस की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। अब मीथेन गैस का मतलब है मेरे पास अगर ये एक गैस जार है, इसके अंदर बहुत सारे मीथेन मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ही है ना, बहुत सारे होंगे और दूर दूर होंगे क्योंकि ये गैस की स्टेट में। So the force of attraction between one methane molecule with the other methane molecule. This force of attraction is known as intermolecular force of attraction. ठीक है, सॉरी जस्ट a minute. ठीक है बेटा, यानी कहाँ चला गया ये हमारा स्ट्रक्चर, टेस्ट है, इसमें चेक कर लें। चलो, तो एक मीथेन मॉलिक्यूल है, दूसरा मीथेन है, फिर मीथेन है, देन अनदर मीथेन, अनदर मीथेन, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल दीज, इन सब के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो हो रही है, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो हो रही है, ये इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे जब हमारे पास एक मीथ था, इसकी अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, फिर इसकी किसी और के साथ, फिर इसकी दूसरे मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखें इस तरह। ठीक है, और जब आप when ये तो था मीथेन, अब जब इथेन की बात होगी तो इथेन में क्या है, C2H6 हो गया, फिर ये C2H6 दूसरे के साथ कर रहा है, फिर ये C2H6 किसी और के साथ कर रहा है। ठीक है, एक ये हो गया, देन ये हो गया, ठीक है, और थर्ड हो गया कि C3H8 प्रोपेन की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल की दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी किसी और के साथ है, तीसरे मॉलिक्यूल के साथ इन सब की इसी तरह C3H8, एक ये हो गया। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, दिस विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस विल हैव द हाईएस्ट, अगर हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, या कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंक्रीजेस, then boiling point also increases, isn't it? ठीक है, तो boiling point also increases। ठीक है, more the number of carbon atoms, more will be the carbon carbon bonds, then more carbon hydrogen bonds, और फिर क्या हो जाएगा, मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएंगे, और फिर इसके बाद क्या होगा, देन स्ट्रॉन्गर विल बी दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो क्या होगा? देन more energy is required to overcome the force of attraction between molecules. और फिर क्या होगा बेटा? जब ये हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे higher will be the higher the boiling point. तो प्लीज इसको जरूर अगर अच्छी तरह इसको नोट कर लो, क्या क्या लिखवाया है मैंने। जी जनाब, more the number of carbon atoms, more will be the carbon carbon bonds, फिर then more carbon hydrogen bonds, then stronger will be the force of attraction between the molecules. ठीक है? And then more energy is required to overcome the force of attraction between molecules and higher will be the boiling point. एक बात याद रखें हमेशा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को जब भी आपने डिस्कस करना होता है तो आपने कभी भी बॉन्डिंग को डिस्कस नहीं करना। डोंट डिस्कस बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इससे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किससे रिलेटेड है, किस पे डिपेंड करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए अगर मेटल्स की बात हो रही है, अब सुनते जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही क्वेश्चन आता है। अगर मेटल्स की बात हो रही है तो देन देयर आर नो मॉलिक्यूल्स इन द मेटल, है ना, वो तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ पे आप बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कौन कंट्रोल करता है? मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है? अगर आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है तो फिर आप उसमें कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? स्ट्रॉन्ग क्योंकि वहां पे तो आइंस है, सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस आपस में उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर अब यहाँ पर तुम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहोगे। ठीक है? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है? और बस ये हमारे पास होते हैं। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है और इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये हमारे पास हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही चीज एल्केन में भी है, यही चीज आपके पास एल्कीन्स में भी है। ठीक है? ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक। जी ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। और हाँ जी, और फिर कंबशन रिएक्शन जो होते हैं ना वो भी आपके पास आपको पता होना चाहिए। कंबशन रिएक्शंस आर बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंबशन रिएक्शंस। ठीक है? एक होती है कंप्लीट कंबशन और एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है? इनकम्प्लीट में व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ठीक है? और इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, याद रखो। ठीक है? कंप्लीट कंबशन में सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखो कंप्लीट कंबशन की ये इक्वेशन है, इसको बड़ा अपने एक्यूरेटली याद करना है। ठीक है? और जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो देखो ये वाली इक्वेशन है, ये देखें, यहां पर 1:2 का रेशो है, 1:2 का रेशो है। यहाँ पे 2:3 का रेशो है, 2:4 का रेशो है। यहाँ पे हीट एनर्जी है, यहाँ पे लेस हीट एनर्जी है। और जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड का वो आपसे पूछते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, तो आपने सिर्फ ये लिखना है पॉइजनस गैस। प्लीज डू नॉट राइट दैट इट इज हार्मफुल फॉर लंग्स। ठीक है?
और एस्थमा हो जाता है और एलर्जी हो जाती, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पॉइजनस या टॉक्सिक लिखना है। ठीक है, ओके। फिर ये आ गया सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लाइट यूवी लाइट लिखनी है तुमने। ठीक है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आज तो बार मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैंने आपको ब्रांच और स्ट्रेट और अनब्रांच सब करवा दिया। ठीक है, एल्कीन्स आ गए, मैंने आपको एल्कीन का भी करवा दिया था। एल्कीन्स को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, ये देखो एल्कीन्स है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एल्कीन्स में n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता। वाई? बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स टू हैव अ डबल बॉन्ड, राइट? ठीक है, एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, सो डू नॉट फॉरगेट। देन फॉर्मूला ये रहा, देखो इथीन लिया हुआ है जहां पे 2 कार्बन एटम्स है, प्रोपीन लिया हुआ है 3 कार्बन एटम्स है, ब्यूटीन लिया हुआ है 4। और देखो ब्यूटीन को कैसे लिखा हुआ है, ब्यूट -1 -E, राइट? तो बिल्कुल ये वही जैसे अरेबिक मैंने बताई थी ना, जेर जबर पेश वाली चीज है, वो जरा सी भी ऊपर नीचे होगी तो गलत हो जाएगा। ये भी आपने कुछ मिस कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड हियर यू हैव द बॉइलिंग पॉइंट्स, -102 से लेके आप देखो आहिस्ता आहिस्ता -6.5 पे गया। मेरा ख्याल है मुझे अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी वैल्यू होती है ना? तो इट इज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, एंड हियर दिस इज हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स के नंबर बढ़ रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बढ़ रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और देन वी नीड मोर एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वन मॉलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल, है ना? इसलिए फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके पास एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस। तो एल्कीन के केमिकल रिएक्शंस क्या है? एल्कीन्स आर मेड फ्रॉम एल्केन्स बाय क्रैकिंग। फॉर एग्जाम्पल इथीन इज फॉर्म्ड बाय क्रैकिंग इथेन। अब ये एग्जाम्पल है क्रैकिंग की, याद रखो। ठीक है, तो एल्कीन कैसे बनता है? जब हम इथेन को स्टीम की प्रेजेंस में और टेम्परेचर अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड उसको हीट करेंगे, यू विल गेट इथीन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब एक बात आप बेटा याद रखो कि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्कीन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जस्ट ये मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, ये देखो यहाँ पर क्रैकिंग की डेफिनेशन है, the process in which bigger hydrocarbon or molecule is decomposed into smaller molecules by heating in the presence of a catalyst like silica or alumina and in the absence of air. So this is a very important. अब एक तो मैंने आपको ये वाली दिखा दी है, ठीक है, और एक मैंने अभी आपको ये वाली बताई है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट? ये देखो, ठीक है, और ये देखो। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट पैरा हेयर। एल्कीन्स की बात हो रही है। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव than alkanes because they each contain a double carbon-carbon covalent bond between the carbon atoms. Molecules which possess a carbon-carbon double covalent bond or even a triple covalent bond are said to be unsaturated because it is possible to break one of the two bonds. यानी अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को तोड़ के वो कार्बन जो है वो मजीद बॉन्ड्स बना सकता है ना? ठीक है, टू एड एक्स्ट्रा एटम्स टू द मॉलिक्यूल।
This feature of alkene is very important and is responsible for the characteristic properties of these organic compounds. And this feature is for the alkenes known as their functional group. So this is a very important para जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? And here we have alkenes, melting point, boiling point, physical state. ये देखो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है? अब ये आपको नजर आ रहा है कि एल्कीन्स में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए. आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो आपने एक डबल बॉन्ड शो करना है. और फिर वो यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला फॉर द आइसोमर्स ऑफ C5H10, यानी पेंटीन के आपने सारे आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, राइट? फिर आता है आपके पास वेयर डू वी गेट एल्कीन्स फ्रॉम. तो यहाँ पे बताया कि एल्कीन्स बहुत थोड़े से होते हैं और मोस्टली हमें मिलते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बाय ब्रेकिंग लार्ज एंड यूज लेस यूजफुल एल्केन्स molecules by the fractional distillation of petroleum, and this process is called catalytic cracking. So it's very important, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है? कि हम एल्कीन्स कहाँ से लेते हैं? by the catalytic cracking of by the fractional distillation and catalytic cracking of petroleum, ठीक है? और यहाँ पर एल्केन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब हुआ क्या है देखो. पहला स्टेप आपके पास क्या है? आपको पेट्रोलियम है, ठीक है, और इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई एंड देन यू गेट लेस यूजफुल एल्केन्स. ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, ठीक है? और स्टेप 2 में क्या होगा? फिर होगी इसकी कैटालिटिक क्रैकिंग. किसकी कैटालिटिक क्रैकिंग होगी? ऑफ द लेस यूजफुल एल्केन्स. और फिर उससे आपको क्या मिलेगा? एल्कीन्स विच आर मोर यूजफुल, ठीक है? तो दीज आर द 2 स्टेप्स. अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे पास कैटलिस्ट यूज होते हैं. मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड. टेम्परेचर कितना होगा? 550 से अबव होना चाहिए, ठीक है? डोडेकेन यानी C12H26 जो केरोसिन में होता है, राइट? उसकी हम कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे. ये दोनों ऑक्साइड जो है इनका मिक्सचर कैटलिस्ट है. टेम्परेचर आपका इतना है एंड देन व्हाट हैपेंस? डेकेन बनेगी और इथीन बनेगी, यानी एक एल्केन और एक एल्कीन बनेगा. शॉर्टर एल्केन एंड एल्कीन, शॉर्टर एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि यही चीज हमने यूज की है सेम टू सेम, मगर फिर आपको ऑक्टेन मिल रही है और ब्यूटीन मिल रही है, ठीक है? तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों ठीक है. In these reactions, hydrogen may also be formed during cracking. The amount of hydrogen produced depend on the conditions used, since smaller hydrocarbons are generally in greater demand than the larger ones. ठीक है? और ये ऐसे बता दिया, इसकी इतनी जरूरत नहीं है आपको. उसने कहा फिर एक और क्रैकिंग भी होती है अदर देन कैटालिटिक क्रैकिंग, इज थर्मल क्रैकिंग, ठीक है? You will notice that in the lab we may use a catalyst of broken unglazed pottery. जैसे ये रहा, ये देखो, पैराफिन सोक्ड इनटू एब्जॉर्बेंट वूल. इसको हम वार्म करेंगे. पैराफिन है, सारी बात है, उसके वेपर्स बनेंगे, वो आगे आएंगे. आगे हमने क्या रखा हुआ है? हमने ये कैटलिस्ट रखा हुआ है. यानी थर्मल क्रैकिंग में भी आप हम यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट, ठीक है? और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है? और यहाँ पे दोबारा हम हीट स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे वार्म किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस? फिर यहाँ से तो हमारे पास बनेगा एल्केन बनेगा, एल्कीन बनेगा. यहाँ पर आएंगे और फिर डिलीवरी ट्यूब्स को हम एल्कीन्स को यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद आपके पास आता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स. तो एल्कीन जो है, ज़ाहिर कंबस्शन तो सारों की होती है, ठीक है? एल्केन्स के लिए क्या था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था. एल्कीन्स के लिए क्या होगा? एडिशन रिएक्शन होगा. व्हाई वी कॉल इट एडिशन? बिकॉज the C double bond C bond basically it breaks और फिर दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी, ठीक है? और इन जो नई वैलेंसीज है जैसे ये वाली और ये वाली, यहाँ पर न्यू एटम्स आके ऐड हो जाएंगे.
These new atoms can be other hydrogen atoms. They can be other than hydrogen and carbon. They can be oxygen, OH group, C double bond OH, right? Ester हो सकता है और बहुत सारे और भी हो सकते हैं. ठीक है. So this is basically addition, क्योंकि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो नए बॉन्ड वो बनाएगा. So new atoms are being added in this molecule. ठीक है. The usefulness of this type of reaction is that only one product is formed. So what is different about addition reaction? जी क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा. ये देखो अब कौन कौन सी टाइप है एडिशन रिएक्शन की. द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजनेशन. ठीक है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये देखो इथीन हाइड्रोजन है, ये देखो और इथेन बन गया. ठीक है. फिर आते हैं आपके पास हाइड्रेशन. हाइड्रेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बताऊं बच्चों, आप सबको याद होना चाहिए अहमद कि इसकी कंडीशंस के स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं. तो व्हाट आर द कंडीशंस. 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, 6000 किलो पैस्कल का आपके पास प्रेशर होगा, फॉस्फोरिक एसिड कैटेलिस्ट होगा, इथीन होगा, स्टीम होगी और एथेनॉल बनेगा. ये रहा इथीन, ये देखो. और ये वाटर है. वाटर में आपने कैसे लिखना है, एच को अलग कर दिया, ओ एच को अलग कर दिया. वैसे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है. ठीक है. अब क्या होगा जब ये टूटेगा तो एक हाइड्रोजन एक पर जाएगा और ये ओ एच जो है ये किसी दूसरे पे जाएगा जैसे ही. ठीक है. और ये रिवर्सिबल का साइन क्या है कि अगर हम कंडीशंस को जरा सा भी चेंज करेंगे, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिएक्शन आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशंस. इन दीज कंडीशंस, अंडर दीज कंडीशंस फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा स्पीडी होता है. 96% हमारी परसेंटेज यील्ड होती है. ठीक है. याद रखें इथीन इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स. ठीक है. और इस तरह हमें अल्कोहल मिल जाती है एथेनॉल. देखो क्या बन रहा है प्रोडक्ट, OH. OH क्या है, इट्स नॉट नो मोर अ हाइड्रोकार्बन नाउ. अब ये क्या बन गया है, ये अल्कोहल बन गई है एथेनॉल. तो जो अल्कोहल होता है ना बेटा याद रखो, एल्केन, एल्केन है ना, एल्केन का ई हटा दो और ओल लगा दो, ओल. ठीक है. जैसे मीथेन, उसका ई हटा दें और आप लगा दें मेथन ओल, एथेनॉल, प्रोपानोल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल एंड सो ऑन. ठीक है. तो आज हम यहीं तक करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम इसके आगे से कल स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.